इफ्ता करूं तेरे ही नाम से आगाज। तो हलीम भी तो करीम भी तो मेरे ख्यालों में बसा मसाले शमीम है। मेरे हरफ तेरी मानते करके मनसूख तेरी जात से कुछ लफ्ज अपने नाचीज हवाले से सरफराज करूं। ये तहेल के उराने भी हैं बख्शिश तेरी खा के सहरा हूं मगर चांद पे परवाज करूं। तेरे ही नाम से आगाज करूं तेरे ही नाम से आगाज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मोहम्मद बिअदद कुल्ले दाइन दुआइन व बिअदद कुल्ले मिल्लतिन व शवाइन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, एवरी सैटरडे को 6 से लेकर 7 बजे यूके टाइम पे हम जो है ये लाइव प्रोग्राम इकरा टीवी पे लेकर आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपका कोई भी अगर कानूनी मसला है, पाकिस्तान में है या इंग्लैंड में है या किसी और दुनिया के मुल्क में है, तो आप हमें जो है वो लाइव कॉल कर सकते हैं इकरा टीवी पे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक तसल्ली बख्श जो है वो आपको जवाब दे सकूं। जैसे कि हम ऑफ्टन स्टार्ट करते हैं कि कोई भी अगर न्यू डेवलपमेंट किसी भी एरिया में अगर आती है और ज़्यादातर इमिग्रेशन के हवाले से, तो आज भी एक अनाउंसमेंट है जो मैंने लास्ट वीक 2-3 अनाउंसमेंट की थी, वो मैं दोबारा जो है वो रिफ्रेश करने के लिए दोबारा इसके बाद जो नई नई अनाउंसमेंट है उसके बाद जो है वो रिपीट करूंगा। ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग यहाँ पे एज ए बच्चे आए थे और उनको जो है वो 10 ईयर का रूट पे जो है होम ऑफिस ने लीव टू रिमेन दी थी। वो 10 साल का मतलब ये है कि 10 साल के बाद उनको इंडेफिनेट लीव जो जिसे पक्की जो परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं वो उनको मिलनी थी 10 साल के बाद। तो अब जो है वो होम ऑफिस ने ये अनाउंस किया है कि अगर आपको जो है वो 10 साल के रूट पे जब आप बच्चे थे तो होम ऑफिस ने आपको लीव टू रिमेन दी थी, तो वो उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर आपकी उम्र स्टिल जो है 18 से लेकर 25 साल के जो इस एज रेंज में है, तो फिर आप जो है अगर और 5 साल आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको फर्दर लीव टू रिमेन जो है वो लेने के बजाय आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको परमानेंट लीव जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि मसला ये होता है कि फर्दर लीव का कि आपने वो फीस भी देनी होती है, फिर हेल्थ चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं आपको। तो वो बड़ा एक्सपेंसिव जो प्रोसेस था। इनफैक्ट 10 साल तक आप जो है वो कुछ 5-6 एक्सटेंशन आपको चाहिए थी, और ऑब्वियसली ईच एक्सटेंशन पे आपको हेल्थ चार्जेस भी देने थी और इमिग्रेशन जो है वो होम ऑफिस की वो भी फीस देनी थी। तो ये एक बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस था। तो अब जो है ये इनफैक्ट उन्होंने आसान कर दिया है कि 10 साल के बजाय 5 साल के अर्से में आपको जो है वो इंडेफिनेटली मिल जाएगी। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, तो आप अपने जो लोकल वकील है उसके पास जाएं, और या नेक्स्ट एक्सटेंशन जब आपकी आएगी तो आपने 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो फिर आप इंडेफिनेट लीव के लिए एप्लीकेशन देंगे, रादर देन जो है वो आप जो है फर्दर लीव की रिमाइंड एप्लीकेशन जो 10 साल के बाद आपको इंडेफिनेट लीव जो है वो आपको मिलेगी। ये बहुत अच्छा एक्चुअली होम ऑफिस का जो है ये उन्होंने प्रोग्राम किया है, एक अच्छी पेशरफ्त की है, जिससे लोगों को स्पेशली यंग लोगों को ये एक जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, क्योंकि जब परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है तो उसके बाद 1 साल के बाद वो जो है वो नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे, तो दे कैन गेट ऑन विद देयर लाइफ। तो ये एक नई अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपको जो है अपडेट करनी थी। इसके अलावा जो पिछले वीक मैंने एक और बात कही थी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फैमिली और प्राइवेट लाइफ पे, उस पे भी जो है होम ऑफिस ने नरमी की है। कि पहले ये होता था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो पलड़ा होता था जिसपे बैलेंस प्रोबेबिलिटी को जब आपकी सर्कमस्टेंसेस और आपकी जो फैमिली लाइफ है या प्राइवेट लाइफ जब उसको बैलेंस करते थे, तो ऑफ्टन जो है पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में होम ऑफिस डिसाइड करते थे। अब होम ऑफिस की जो गाइडेंस है वो ये कह रही है जो केस वर्कर है उनको कि आप जब ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आपने आदमी का जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उसकी जो प्राइवेट लाइफ उसने बिल्ड की हुई है और उसने जो फैमिली लाइफ बिल्ड की हुई है, तो उसका उस वो अगर ज़्यादा अरसा हो गया उस यहाँ पे उसने अपना एक जो है वो एक जो है वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर लिया है, तो फिर उसको जो वेट ज़्यादा मिलेगा रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये पहले फैमिली लॉ में जो अच्छे फैमिली लाइफ में ज़्यादा थी, लेकिन जो प्राइवेट लाइफ है उसमें जो है ना ये गाइडेंस बहुत कम थी। लेकिन अब जो है उन्होंने जो है प्राइवेट लाइफ में भी यही गाइडेंस दी है होम ऑफिस ने
कि जब भी अगर कोई एप्लीकेशन जाता है प्राइवेट लाइफ पे, तो उसमें जो है वो होम ऑफिस जब ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज करेगी पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट लाइफ, तो उसमें जो है वेट जो है वो प्राइवेट लाइफ को जाएगा। अगर बंदा ऑब्वियसली 10 साल से ऊपर यहाँ हो गया उनको, और उन्होंने एक प्राइवेट लाइफ डेवलप कर ली है, तो ये एक अच्छी यानी कि एक न्यूज़ थी। आप जो मैं जैसे मैंने कहा अर्लियर, जो पहले जो न्यूज़ मैंने आपको दी है खबर के, अगर आप 10 साल के रूट पे थे और आप 18 से लेकर 25 साल की उम्र में हैं, तो अब आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रादर देन आपको 10 साल का रूट जो है वो पूरा करके फिर आपको इंडेफिनिटली मिले। उसके अलावा जो आर्टिकल 3 था, आर्टिकल 3 जो था जो है उस पे भी ये मेडिकल ग्राउंड पे अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें पहले ये होता था कि अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपका जो है ज़िंदगी का जो दिन है वो बहुत कम रह गए हैं, तो फिर प्राइवेट लाइफ जो है अंडर आर्टिकल 3 में जो है वो होम ऑफिस कंसिडर करते थे। लेकिन अब ये भी सिचुएशन जो है होम ऑफिस ने चेंज कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस सिचुएशन में अब ये देखा जाएगा कि क्या जो आदमी ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर उसको अचानक ये ट्रीटमेंट बंद की जाए और एक नई जगह पे उसको भेज दें जहाँ पे उसकी पहले ट्रीटमेंट नहीं शुरू थी, और जो नए डॉक्टर होंगे, नई लोकेशन होगी, वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है या वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ है, अगर उसमें वो सेम स्टैंडर्ड नहीं मिलता और उसकी वजह से यानी कि जो ट्रीटमेंट जारी थी, जैसे वो ट्रीटमेंट बदलती है, तो उसके बदलने की वजह से आदमी की ज़िंदगी का जो दिन है और कम हो जाएँगे, और उसकी जान को ख़तरा जो है मज़ीद हो जाएगा, या उसकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी जो है उसमें कमी आएगी। तो फिर जो है वो होम ऑफिस की गाइडेंस ये है कि इन एक्सक्यूज़ मी, तो होम ऑफिस ने इस बात को भी जो है वो मद्देनज़र अब रखना है। अब बेहतर तरीकाकार यही है कि एक रिपोर्ट जो है वो यहाँ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे ली जाए कि अगर मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसमें अगर जो है तब्दीली आती है, तो उसका कितना असर जो है, जो क्लाइंट है, जो बंदा है, उसकी सेहत पे पड़ेगा। और दूसरी तरीकाकार ये है कि आपको जिस मुल्क में वो भेज रहे हैं, उस मुल्क से भी आपको एक स्पेशलिस्ट से रिपोर्ट ले लें कि वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना अच्छा है, या उसमें यानी कि वो सेम स्टैंडर्ड का है जो यहाँ पे ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट मिल रही है उसमें, और जिस मुल्क में वो जाएंगे वहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट जो है क्या बराबर की या इक्वल किस्म की ट्रीटमेंट मिलेगी। फिर ऑब्वियसली लोग जो है वो अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं, से पाकिस्तान, इंडिया, तो वो मसला ये होता है कि क्या जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, देहात के एरिया में रहते हैं, जहाँ से ऑब्वियसली जो मेन हॉस्पिटल है वो काफ़ी दूर है, और फिर प्राइवेट वहाँ पे सारी ट्रीटमेंट होती है, एनएचएस का सिस्टम नहीं है, क्या वो अफोर्ड भी कर सकेंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर जो है वो जो एक्सपर्ट होगा वो अपनी जो रिपोर्ट देगा उसमें वो लिखेगा, और फिर ये दो चीज़ें जो है आपने होम ऑफिस को पेश करनी है कि अगर जो है मुझे जो ये ट्रीटमेंट ख़त्म होती है और मैं मुझे वापस जाना पड़े, तो फिर मेरी सेहत पे जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, मेरी जान को खतरा है, और जो मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत इनफैक्ट कम हो जाएगी। तो फिर अब जो गाइडेंस ये है होम ऑफिस की कि आर्टिकल जो 3 है उसका जो जब बैलेंसिंग एक्सरसाइज की जाएगी, तो उसमें भी जो है वो जो क्लाइंट है उसके, अगर आपके पास जैसे मैंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, तो फिर उसके जो है फेवर में जाएगी। नाज़रीन, ये तो ऑब्वियसली 2-3 चेंजें थी जो जिसके बारे में मैंने बात की। जो ट्रक ड्राइवर थी उनके हवाले से भी लास्ट वीक मैंने थोड़ी सी ब्रीफली बात की, और जो पोइट्री फार्म की शॉर्टेज थी उसके हवाले से भी बात की, और मैंने जनरली ये बात की कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनफैक्ट गवर्नमेंट को बता रही हैं कि उनको भी वर्करों की ज़रूरत है, उनको भी लेबर की शॉर्टेज है। तो आगे जाकर जो लोग यहाँ से 10 साल के और ज़्यादा अरसे से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि गवर्नमेंट फिर जो लोग यहाँ से अरसे से रह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के सिस्टम से वाकिफ़ हैं, यहाँ का वो काम भी करते हैं, ऑल्दो दे नॉट अलाउड टू, पर लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है कि ये लोग जो है ये काम भी करते हैं, तो वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हुए हैं सोसाइटी में,
और यहाँ पे उन्होंने ऑब्वियसली प्राइवेट लाइफ भी बिल्ड की हुई है। तो चांसेस ये हैं कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करे कि जो लोग यहाँ से 10 साल से सेटल हैं उनके लिए जो है वो जो है वो कोई स्टे का या लीव टू रिमेन का बंदोबस्त करें। तो ये भी एक अच्छी जो है एक बात है कि आने वाले वक्त में पॉसिबल है कि जो लोग यहाँ पे अरसे दराज से स्टक थे, उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं था, तो उनको आगे जाकर शॉर्टेज की वजह से जो है गवर्नमेंट को फिर अब ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। ये जैसे आप जानते हैं कि यूरोप से जब हम दिसंबर ना लास्ट ईयर निकले थे, तो उसके हवाले से भी जो है यूरोपियन लोग बहुत सारे वापस चले गए और जो है वो गैप जो है शॉर्टेज की मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट में उसमें जो पहले से ही गैप कुछ आ रही थी, फिर ये जब अचानक जो है ये अचानक तो नहीं है लेकिन जैसे यूरोप से हम निकले हैं तो ये और मजीद जो है ये इशू बन गया है जो है वो वर्कर के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों में। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जो है वो इस जो शॉर्टेज को है वो पूरा करने के लिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको वो एडजस्ट करेंगे। तो नाजरीन आजकल ज़्यादातर जो लोग लास्ट ईयर जैसे यूरोपियन जो हवाले से बात हो रही थी, तो मैं मज़ीद इसके बारे में जो बात करना चाहता हूँ कि जो लोग अम, पिछले साल जिन लोगों ने दिसंबर में यहाँ आ चुके थे और उन्होंने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की या इमीडिएट फैमिली मेंबर की एप्लीकेशन दी हुई हैं, उन लोगों के अब जो है वो अपीलें जो है वो ट्राइब्यूनल जो लिस्ट कर रहा है और क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी ऐसे केसेस थे और ऑलमोस्ट एवरी मंथ 2 या 3 केस जो है उनकी जो है ये यूरोपियन एक्सटेंडेड फैमिली के केस जो है वो हमारे पास जो है वो हेयरिंग है और मैंने उन हेयरिंग को अटेंड भी किया है। तो जो चीज़ें मैंने नोटिस की है इस सिलसिले में, तो वो मैं जो है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो होम ऑफिस का, ईसीओ का या उनके जो वकील अदालत में आ रहे हैं, उनकी ज़्यादातर जो कंसिडरेशन है, वो इसी बात पे है कि जो रकम आप लोगों ने अपने एक्सटेंडेड फैमिली को या इमीडिएट फैमिली को भेज रहे थे उनके खर्चे के लिए, वो रकम क्या उन्होंने अपने खर्चे पे इस्तेमाल की है और उन्होंने कैसे इस्तेमाल की है, उनके पास कुछ सबूत है या नहीं है। अब देखिए बहुत सारे केसेस में जो है सबूत तो साथ लगे हुए थे, जैसे उनके ग्रोसरी के बिल साथ लगे हुए थे, सम टाइम उनके जो है जो बिल्स थे, हाउस होल्ड बिल थे वो भी साथ लगे हुए हैं, बच्चों के स्कूलों के जो खर्च अखराजात थे वो भी साथ लगे हुए हैं। लेकिन लगता ऐसे है कि जो रवैया होम ऑफिस ने अडॉप्ट किया हुआ है या ट्राइब्यूनल में जजों का है, वो ये इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है कि जो ये एविडेंस आप सबूत पेश कर रहे हैं कि ये जो आपने पैसे भेजे थे उन पैसों से जो है आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो अपना अखराजात पूरे करते हैं। तो आई थिंक इसमें अगर मजीद कुछ एविडेंस, क्योंकि मसला ये होता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, पाकिस्तान में ये एक ऐसा जो है वो एक रवाज नहीं है कि आप जहाँ से भी कोई खरीद फरोख्त करेंगे तो वहाँ से आपने रसीद लेनी है। चंद जो बड़े स्टोर्स हैं वो तो आपको बेसिकली रसीद देंगे, लेकिन जो लोग देहात में रहते हैं, लोकल देहात वाली जो दुकान है वहाँ से आप कुछ चीज़ें परचेस करते हैं डेली नीड के लिए, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली जो है वो रसीद तो मिलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास तो सच जो शॉपकीपर होगा लोकल, उसके पास तो कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है ही नहीं है कि वो रसीद जनरेट कर सके और हाथ से भी रसीद देने का जो है वो रिवाज नहीं है। तो इस वजह से जो है ये थोड़ा सा जो है अब ये ऑब्वियसली अदालत में मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी हियरिंग जब आती है तो अगर इस तरह का इशू रेज होता है तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि किस हद तक जो है जज इस बात को एक्सेप्ट करेगा, ये तो ऑब्वियसली गिवन द फैक्ट दैट जो जज आपके बैठे हुए हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री और स्पेशली जो देहाती एरिया हैं उनसे और उसके जो निज़ाम है उससे इतना वाकिफ नहीं होंगे, तो उनको इस बात का जो है वो समझाना और बावर करना एक आसान बात नहीं होती है। लेकिन जैसे कि जो भी लोग जिनकी अपीलें आ रही हैं, आप कोशिश करें कि जितना से जितना ज़्यादा जो सबूत है खर्चे का, पैसे तो आप भेज रहे हैं वो तो तकरीबन सभी लोगों ने
मनी सेंडिंग रसीद साथ लगाई हुई हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि वो इस चीज़ को तो मानते हैं कि आप पैसे भेज रहे हैं, लेकिन ये पैसे जो हैं एसेंशियल नीड जो होती है उनकी, आपकी जो फैमिली है, उनकी एसेंशियल नीड जो है वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कैसे कर रहे हैं, उनका जो सबूत साथ जो है आपको जो देने हैं, वो जो है जैसे मैंने कहा है कि जितने भी ज़्यादा हो सकें आप उनको कलेक्ट करें और वो साथ लगाएं। अगर आपने इनिशियली साथ नहीं लगाए थे, अपील स्टेज पे भी आप साथ लगा सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन अपील का जो रूल्स हैं वो दूसरी जो इमिग्रेशन अपील्स हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि यूरोपियन अपील में आप किसी वक्त भी कोई भी एविडेंस जो है वो आप पेश कर सकते हैं, अगर पहले से नहीं मौजूद था। अगर वो इशू बन जाता है कि आपकी रसीद जो आपने ऑलरेडी लगाई हुई है वो अनफ नहीं है, तो मजीद रसीदें या मजीद एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप इनफैक्ट जो है वो अप टू डेट मजीद जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप साथ लगा सकते हैं अखराजात के। एक मसला ये है, अगर अगर कहीं ऐसा हुआ है कि आपकी अपील जो है वो कि पहले स्टेज पे जो है फर्स्ट स्टेज ट्राइब्यूनल में रिफ्यूज हो चुकी है और अपर ट्राइब्यूनल में आपको जाना चाहिए, अगर इस वजह से वो रिफ्यूज हुई है कि आपके जो अखराजात या आपके जो सबूत साथ लगाए हुए थे वो इनफैक्ट अनफ नहीं थे, तो उसकी वजह से जो अगर रिफ्यूज है तो आप उसे अपील डेफिनेटली करें। अपील के साथ अगर मजीद आप सबूत जो है वो साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो साथ अटैच करें। अगर उसमें कोई सही क्लियरिटी नहीं थी तो उनको कोशिश करें कि क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी हुआ कि एक केस में हमारा जो क्लाइंट थे उन्होंने ग्रोसरी की रसीदें साथ लगाई हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें कोई डेट वगैरह जो थी वो नहीं थी। तो जो लर्नर जज थे उन्होंने और होम ऑफिस का जो वकील था उसने जो है पॉइंट आउट किया कि ये मंथली अखराजात हैं, और जो मंथली उनका जो ग्रोसरी का खर्चा आएगी वो उसकी रसीद है, लेकिन क्योंकि उसमें कोई डेट नहीं लिखी हुई थी, जब उन्होंने अखराजात और बिल्स और बच्चों की स्कूल जो स्कूल था उसका जो खर्चा सब उन्होंने मंथली जब ऐड किया, तो ये क्योंकि वो जो स्पॉन्स जो बैलेंट था वो इनफैक्ट खुद भी काम करता था, कोई 25,000 के करीब वो अपने उसकी मंथली इनकम थी, तो जब उन्होंने ये ग्रोसरी के और बाकी चीज़ें जब ऐड की तो तकरीबन जो है वो 25,000 के करीब ही उसका अखराजात आ रहा था। तो उसमें ये होम ऑफिस का ये ऑब्वियसली सबमिशन थी कि इसको तो इसका अपने एसेंशियल नीड जो है या अपना अखराजात ये तो अपना जो अर्निंग है उसी से इसका पूरा हो जाता है, तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की जो है मदद की। तो ऑब्वियसली फिर अब सिचुएशन ये थी कि हमारी तो आर्गुमेंट यही थी कि क्योंकि इसमें तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो है रसीद जो है ये मंथली है या वीकली है, तो फिर हमें वो जो है अपील पे जब हम गए तो हमने जो वहाँ पे जो रसीदें जिस स्टोर से उन्होंने ली उनसे हमने मजीद एक लेटर लिया जो इनफैक्ट इस चीज़ को कंफर्म कर रहा था कि वो मंथली थी या वीकली, तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये मंथली नहीं थी, ये तो इनफैक्ट जो है तकरीबन वीकली थी। तो उस लिहाज ऑब्वियसली जो है वो उनका जो अखराजात हैं ग्रोसरी के वो फिर बढ़ गए, तो अब वो अपील अभी पेंडिंग है, तो उसका हमने देखना है कि क्या रिजल्ट निकलता है। सो ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है आपकी फर्स्ट एड ट्राइब्यूनल की हेयरिंग थी उसमें कोई इशू रेज कर दिया है, इशू ने शायद इशू एग्जैक्टली इस तरीके से ना किया हो, लेकिन जो उनके वकील होम ऑफिस के अदालत में पेश हुए तो उन्होंने एक एलेबोरेट कर दिया जो इश्यू ने कहा था, तो फिर उसको उन्होंने जाकर डिटेल में जो है एनालाइज किया, तो एनालाइज करने के बाद कुछ इशू नए जो है वो उसमें निकल आए, तो उन नए इशू की वजह से फिर आपको मजीद जो है वो सबूत साथ लगाने की जरूरत पड़ गई। तो आप अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप मजीद जो है वो सबूत जो है वो ले लें, और फिर अपील जब स्टेज पे वो आप साथ लगा दें, क्योंकि ये फिर ऑब्वियसली मसला ये बन जाता है कि आपने को एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि एक इशू जो है नया रेज हो गया उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इनफैक्ट कंफ्यूजन होगी क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं थी, जैसे मैंने कहा कि डेट की वजह से क्लियरिटी नहीं थी, तो अब उसको क्लेरिफाई करना
बहुत ज़रूरी हो गया। ये ज़्यादातर जो है ये यूरोपियन अपील जो अभी आ रही हैं, वो ये उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऑब्वियसली आखिरी चांस है, क्योंकि इसके बाद जैसे हम यूरोप से तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, और इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन जो है यूरोपियन रूल और रेगुलेशन के अंडर आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को नहीं लेकर आ सकेंगे। तो कोशिश करें कि आपका जो वकील है उसके पास सारा सबूत होना चाहिए, और वकील जो है उसको यूरोपियन जो जो अपील का या ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्राइब्यूनल के, उसके साथ जो है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूँ कि ज़्यादातर जो हमारे अभी तक केस आए हैं, रिस्पोंडेंट जो होम ऑफिस हैं, उन्होंने कोई भी अपना बंडल जो है वो नहीं भेज रहे हैं। ज़्यादा जो हमारी हेयरिंग आ रही है उसमें होम ऑफिस ने बंडल नहीं भेजे, डिस्पाइट द फैक्ट कि डायरेक्शन आजकल डायरेक्शन जो है वो बड़े सख्ती से जो है ट्राइब्यूनल इशू कर रही हैं, और डायरेक्शन में वो ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टी जो होती हैं वो अपना बंडल, अपने सबूत जो है वो हेयरिंग से पहले जो है वो अदालत को पेश किए जाएं, और एक दूसरे के साथ जो है वो उनको शेयर भी किया जाए। लेकिन ज़्यादातर ये हो रहा है कि हमारे जितने भी केस अभी आए हैं उनमें से होम ऑफिस ने अपना बंडल जो है वो चंद ही केसों में दिया है, बाकी में उन्होंने अपना बंडल नहीं दिया है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक हियरिंग थी, 3 दफा डायरेक्शन जो है वो होम ऑफिस ने ट्राइब्यूनल ने दिए होम ऑफिस को कि आप अपना बंडल जो है वो अदालत में भी पेश करें, और जो अपेलेंट के जो वकील हैं उनको भी दें। लेकिन वो बंडल तीसरी दफा भी जो है वो नहीं मिला। तो हेयरिंग के दिन पे इनिशियली तो मैंने सोचा कि ये ऑब्वियसली दूसरी हेयरिंग, ये पहले एक हेयरिंग इसी वजह से जर्न हुई थी, तो दूसरी हेयरिंग जो है अब जर्न ना ही कराई जाए, हम जो एग्जिस्टिंग या हमारे जो एविडेंस है उसी पे हम जो है वो केस को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन बाद में जाकर, क्योंकि पिछले डायरेक्शन जब मैंने देखे तो उसमें ये भी जो है सख्ती से ट्राइब्यूनल ने कहा हुआ था होम ऑफिस को कि जो रिस्पोंडेंट है होम ऑफिस को कि आप जो है इस केस को बल्कि रिव्यू करें, रिव्यू करके हमें बताएं कि क्या आपका जो इनिशियल डिसीजन थी वो वही है या आपने उसको चेंज करना है। तो इस वजह से वो भी उन्होंने, जैसे मैंने कहा, डायरेक्शन फॉलो नहीं किए हुए थे। तो मैंने अप्रोप्रिएट समझा कि इस जो हेयरिंग को है ये भी मजीद अजन करा लें, क्योंकि ऑब्वियसली ये वुड हैव बीन अनफेयर टू द अपेलेंट। क्योंकि हो सकता है कि अगर होम ऑफिस जो पेपर मौजूद है उनके पास, उसके मद्देनजर में हो सकता है कि वो अपनी जो डिसीजन है उसको वापस ले लें। तो इसलिए मैंने दोबारा, यानी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछली जो हेयरिंग अजर्न हुई थी उसमें जज ने हमें जो है वेस्टेड कॉस्ट भी ग्रांट कर दी थी, फिर भी ये तीसरी दफा जो हेयरिंग आई तो उसमें होम ऑफिस ने फिर भी बंडल नहीं दिया। तो इस वक्त दफा तो मैंने ऑब्वियसली वेस्टेड कॉस्ट का नहीं किया कहा, लेकिन कहना चाहिए था। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर वेस्टेज कोर्स के लिए आप जरूर एप्लीकेशन डालें, क्योंकि जितने ज़्यादा वेस्टेज कोर्स के एप्लीकेशन जाएंगे होम ऑफिस के खिलाफ, तो बेहतर यही होगा कि वो फिर अपना बंडल जो है, अपने जो सबूत है वो इनफैक्ट हियरिंग से पहले अदालत को भी और जो अपेरेंट के वकील होंगे उनको भी भेजेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अब मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये सारा सिस्टम जो था ये ऑनलाइन चला गया, डॉक्यूमेंट अपलोड जो थे वो भी एक्चुअली ऑनलाइन से हुए थे। तो पॉसिबल है कि जो डॉक्यूमेंट या एविडेंस या सबूत जो साथ लगाए गए थे, पॉसिबल है कि ईसीओ के पास सारे वो सबूत ना पहुंचे हों। तो अगर उसके पास सारा सबूत नहीं था और उस बगैर पेपर वर्क से उसने कोई फैसला कर दिया है, और फिर आप अदालत में भी आप आ रहे हैं तो वहां पे भी रिस्पोंडेंट अपना बंडल जो है वो साथ नहीं लगा रहा, तो आपको इस बात का इल्म नहीं है कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे क्या वो सारे डॉक्यूमेंट केस वर्कर जो ईसीओ था उसके पास थे या नहीं थे, और उसने उनको अगर थे तो क्या उसने प्रॉपरली उनको कंसिडर किया या नहीं किया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी सारी अपीलें जो है ना यूरोपियन ये ट्राइब्यूनल में आ रही हैं, और बहुत सारे जो वकील हैं, जो लोग हैं जिन्होंने वकील किए होंगे, उनको ये सेम जो है सिचुएशन में होंगे। इसलिए बेहतर यही है जो मेरे कॉलिग या वकील हजरात सुन रहे हैं इस बात को, तो इस बात को मद्देनजर रखें और होम ऑफिस से कोशिश करें कि बंडल लें,
जब तक आपको इस बात का इल्म नहीं है कि ईसीओ के पास कौन-कौन से पेपर मौजूद थे जब उसने फैसला किया, तो तब तक आप अपना केस जो है सही तरीके से अदालत के सामने नहीं रख सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये इस प्रोसीजर को फ़ॉलो करें। नाज़रीन, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो हमारा जो टीवी का स्क्रीन है, उस पे इकरा टीवी का नंबर आ रहा है, आप कॉल करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का सलीबक जवाब दे सकूँ। क्योंकि ये जब आप सवाल का सिलसिला करते हैं तो हमें जो है लोगों को जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम फेस वो कर रहे हैं, उसमें जो है हमें पता चलता है कि क्या जो है वो कब के लोगों ने एप्लीकेशन किए हुए हैं और कितना अरसा होम ऑफिस ले रहा है। तो इस हवाले से भी ऑफ्टन कॉल आते हैं कि केस जमा हुआ है, 6 माह हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, तो कोई भी जो है वो होम ऑफिस की तरफ से जवाब नहीं आया और मज़ीद वो कितना टाइम लेंगे। तो इस हवाले से हमें मुख्तलिफ कैटेगरी की जो एप्लीकेशन है हमें पता चलता है कि होम ऑफिस कितना टाइम ले रहा है। तो इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं हम यानी कि होम ऑफिस के टाइम लेने की, कि वो कितना टाइम लेते हैं एप्लीकेशन का। मैं जो असाइलम की एप्लीकेशन है, उसके बारे में जो है वो बात करना चाहता हूँ कि असाइलम के जो एप्लीकेशन है, ये तकरीबन 2-2 साल तक जो है लोगों के पेंडिंग है। पहले उनका जो इंटरव्यू होता है स्क्रीनिंग का, वो तो हो जाता है, केस जो है उनका असाइलम का दर्ज हो जाता है, लेकिन उसके बाद 2-2 साल से इनफैक्ट कई क्लाइंट जो है ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ रहे हैं कि उनका जो है मेन असाइलम इंटरव्यू की डेट अभी तक नहीं आई है। और चंद ऐसे भी हैं जिनके 2 साल के बाद या 3 साल के बाद एक्चुअल जो है उनका मेन इंटरव्यू की डेट आ गई है और उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद भी अब जो है 8-8 9 माह हो चुके हैं कि अब फैसला नहीं आ रहा है। तो हमारे पास एटलीस्ट 3 या 4 ऐसे क्लाइंट मौजूद हैं जिनके इंटरव्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका जो है वो फैसला नहीं आ रहा। और डिस्पाइट कि हमने ऑलमोस्ट एवरी सेकंड मंथ होम ऑफिस को लेटर भी लिखा कि हमें अपडेट करें कि इस हवाले से कि इंटरव्यू तो हो चुका है, अब मजीद डॉक्यूमेंट भी नहीं आप मांग रहे और ये डिले जो है ये किस वजह से है। लेकिन होम ऑफिस इस हवाले से कोई भी जवाब नहीं दे रहा, कोई भी इनफैक्ट हमारे जो जो भी हमने लेटर लिखे हुए हैं, उसका उन्होंने किसी किस्म का जो है वो हमें जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया है। आई थिंक ये तकरीबन जितने भी असाइलम एप्लीकेशन है उनके हवाले से सबको ये सेम ही मसला बना हुआ है। हमारा ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। असाइलम का रूल ये है कि अगर 1 साल तक आपका केस पेंडिंग रहता है, तो फिर होम ऑफिस को आपको काम की इजाज़त देनी पड़ती है। तो जिन लोगों के 1 साल से ऊपर हो चुके हैं सालों के केस पेंडिंग, तो वो इनफैक्ट होम ऑफिस का एक अदारा है जो स्पेशली वर्क परमिट से डील करता है। वहाँ पे आपको ईमेल करनी पड़ेगी। जब आप ईमेल करेंगे तो वो फिर आपको वर्क की इजाज़त देंगे। वर्क जो है वो हर एरिया में तो आप नहीं कर सकते, उसी एरिया में जो शॉर्टेज का एरिया है, जिसमें ज़रूरत है, उस एरिया में जो है वो आपको काम की इजाज़त मिलेगी, आपको इंश्योरेंस नंबर भी मिल जाएगा। तो एट लीस्ट जो है आप कानूनी तौर पे काम शुरू कर देंगे। और अगर कुछ ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके एक्चुअली वर्क परमिट के लिए होम ऑफिस को ईमेल की हुई है और उनका वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप जो है कंटिन्यूसली जो है वो होम ऑफिस को जो है रेगुलर जो है ईमेल करें कि हमें जो है काम की इजाज़त है। ऑब्वियसली पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे और जो लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे थे वो भी पैंडेमिक की वजह से अपनी उनके जो फाइनेंशियल हालात हैं वो भी पहले जैसे नहीं रहे। तो आपको वो जो है वो अपनी फैमिली या इमीडिएट फैमिली को सपोर्ट के साथ-साथ आपको भी वो सपोर्ट जो है वो जो कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये मुश्किल हो रहा है। तो बेहतर यही है कि अगर 1 साल का अरसा हो गया, तो आप वर्क परमिट की इजाज़त के लिए अप्लाई कर दें। जिन लोगों के इंटरव्यू हो चुके हैं, बेहतर उनके लिए यही है कि आप कंटिन्यूअसली होम ऑफिस को ईमेल करते रहें कि आपको वो जो है जितना जल्दी हो सके अपना जो है डिसीजन या फैसला जो है वो आपको दें, क्योंकि अब इंटरव्यू जब हो गया फिर इंतज़ार का या इतना टाइम लेने का जो वजह है वो हमें नहीं मालूम क्या है,
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमने जितने भी लेटर लिखे हैं होम ऑफिस को, उन्होंने आगे से रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ये डिले की क्या वजह है। ऑब्वियसली एक तो ऑब्वियस वजह ये है क्योंकि होम ऑफिस के जो वर्कर हैं वो अभी तक जो है घर से काम कर रहे हैं। वो इनफैक्ट उनके पास फाइलें नहीं है। फाइलें जो है वो होम ऑफिस के वो जो बिल्डिंग है वहाँ भी है, और इनके पास खाली जो भी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन होती है वही स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसकी वजह से जो है वो पॉसिबल है कि ये डिले हो रहे हैं, और इस डिले की वजह से जो है वो अम, जो है टाइम जो है वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो बैकलॉग होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो पहले वाले केस थे वो डिसाइड नहीं होते, तो आने वाले जो केस हैं वो मज़ीद जो है वो आगे, क्योंकि लोग एप्लीकेशन तो लोगों के पास हो नहीं रहे थे, पेंडेमिक में भी लोग एप्लीकेशन कर रहे थे, तो वो मज़ीद जो है वो इनफैक्ट जो है वो बैकलॉग जो है वो हो चुकी है, और उस बैकलॉग की पॉसिबल वजह हो सकती है डिले। लेकिन ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल कर्टसी होम ऑफिस को एटलीस्ट इस बात का एक्नॉलेज करना चाहिए कि व्हाई दे आर टेकिंग, इतना लंबा टाइम क्यों ले रहे हैं जो है वो अपने फैसले करने में। और ऑब्वियसली प्रोफेशनल कर्टसी है, जब कोई लेटर लिखता है तो होम ऑफिस का काम बनता है कि उनको जवाब तो दें ना कि क्या वजह है, क्या सिचुएशन है। टोटली इग्नोर कर देना और कंटिन्यूसली इग्नोर करना, ये भी एक तरीका कार जो है वेरी अनप्रोफेशनल है। इसको ऑब्वियसली आगे जाकर बेहतर तो यही है, अगर वो उनका यही रवैया रहा तो फिर इसको चैलेंज भी किया जा सकता है बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट में, कि होम ऑफिस जो इतना लंबा टाइम ले रहा है और कोई भी जवाब नहीं दे रहा कि डिले की वजह क्या है। नाजरीन, ये थी बात इन रिलेशन टू असाइलम के केसों में। और इनफैक्ट इसमें जो है वो बाकी जो केस है उनमें भी जो डिले है वो उसका भी वो क्यों आ रही है, जैसे मैंने कहा कि बैकलॉग की वजह से आ रही है। तो पॉसिबल है कि जो है ये आगे जाकर अगर होम ऑफिस ने इस सिस्टम को ठीक ना किया तो ये मजीद जो है डिले जो है ये बढ़ता जाएगा, और ऑब्वियसली लोग जो स्टक हैं वो स्टक ही रहेंगे। तो होम ऑफिस नीड्स टू जो है इस बारे में उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है ये मामला जो बैकलॉग का है हल किया जाए। नाजरीन, अब मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट की। स्टूडेंट के हवाले से मैं रेगुलर जो भी प्रोग्राम करता हूँ उसमें मैं बात करता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो स्टूडेंट की सिचुएशन है इंग्लैंड में वो इनफैक्ट बहुत बेहतर है। यहाँ पे जो स्टूडेंट जो आना चाहते हैं इंग्लैंड में स्टडी करना चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, पाकिस्तान से, उनके लिए जो अब अपॉर्चुनिटी है ये आज से 10-12 साल पहले जो थी उससे भी बेहतर है। नाजरीन, आई थिंक हमारा टाइम हो रहा है ब्रेक का, तो हम मिलेंगे आपको ब्रेक के बाद।